हम लोग पढ़ रहे थे गाइस वर्ब के बारे में। वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी और मेन। प्राइमरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी, मॉडल्स। तो प्राइमरी के बारे में जितनी बातें हो सकती थी एग्जाम रिलेटेड वो सारी मैंने आपको बता दी थी। अब हमें करना था एक्चुअली मॉडल्स के बारे में, तो उसी की हेडिंग लिख लो, उसी को करते हम लोग। मॉडल्स हमारे क्या क्या होते हैं? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, है ना, नीड और डेयर, और इसके अलावा शुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड। दीज आर नोन एज मॉडल्स, है ना भाई, इनको मॉडल्स कहते हैं। तो भाई अगर इनको मॉडल्स कहते हैं तो इनके क्या रूल हैं भाई? तो पहला तो रूल ये है हमारा गाइस कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं गाइस, ठीक है ना, मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है ना, इसके अलावा नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, ओ यू जी एस टी, ऑट टू, इसके अलावा और कुछ भी होता है, वुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। ये और भी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने सिंबॉलिकली इतना लिख लिया। मे, माइट, मस्ट, बहुत कुछ आता है इसमें। अब इसमें रूल क्या होता है गाइस जो एग्जाम रिलेटेड होता है? तो पहला बड़ा बेसिक सा ही रूल होता है गाइस कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिसमें ज का साउंड आता है। गुड टू सी यू कि मैनी पीपल आर प्रेजेंट, है ना। ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसमें ज का साउंड आता है, जैसे इज, वॉज, हैज, गोज, ये किसके साथ आते हैं? थर्ड पर्सन के साथ। ही, शी, इट किसी के नाम के साथ। बाकी और जितने भी हमारे पर्सन थे उनके साथ ये नहीं आता। हम कर चुके हैं ये बात, ठीक है ना। और अब जैसे ध्यान से सुनना आप लोग, पहला रूल क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से सुनना। इसमें मॉडल से रिलेटेड मैं पहला रूल बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ आपको मैं। ये पहला रूल ये कहता है गाइस कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की, मॉडल्स के बाद क्या आता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मॉडल्स के बाद गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मॉडल्स के बाद दो बातें हैं, अगर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हुई है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हुई है, या कुछ और लिखा हुआ है उसमें एस या ई एस लगा दिया है, एवरीथिंग इज रॉन्ग, सब कुछ गलत है। सिर्फ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर मान के चलो आपके सामने एक सेंटेंस लिख दूं मैं, एग्जाम रिलेटेड है ये, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है आपका क्या, कि मान लो मैं कहता हूं कि ही विल प्लेस द मैच, ही विल प्लेस द मैच, तो क्या ये सही लिखा हुआ है क्या, या इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है इसमें? बहुत ही कॉमन सा कॉमन एरर है इसमें। एस नहीं आएगा, क्या आएगा फिर इसमें? खाली प्ले आएगा। हालांकि अगर ये विल हट जाए तो ये एस सही है ना, लेकिन मॉडल आने के बाद फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें एस या ई एस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मान के चलिए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे दूं, मैंने ये कहा कि दे कैन won the match if they work hard। क्या दिक्कत है इसमें? कैन के बाद क्या आती है? कैन मॉडल है, मॉडल का क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर विन का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉमन है और ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। बशर्ते कि आप एग्जाम में प्रेशर की वजह से शायद ना पहचान पाओ, लेकिन वो प्रैक्टिस होगी तो पहचान पाओगे, ठीक है। तो दो रूल हमने पढ़ा है क्या, कि मॉडल्स के बाद एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दूसरा ये कि मॉडल्स के बाद कभी भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता इसमें ऐसे यस लगे, वेदर सब्जेक्ट इज एनीथिंग, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, ऐसे यस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के। ये जो जितने मॉडल्स मैंने लिखे हैं गाइज,
इसमें कुछ के साथ ना कुछ खास रूल है। क्या रूल है कुछ के साथ? जैसे एक मॉडल है गाइस कैन। क्या मॉडल है? कैन। कैन जो होता है ना, जैसे मान के चलो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल को आप बताना सही है कि गलत है। आई कैन नॉट एबल टू कम टुमारो। आई कैन नॉट एबल टू, हाँ जी बताइए, क्या कोई दिक्कत लग रही है क्या? टू नहीं आएगा और कुछ? एबल टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो कैन वर्ड है ना गाइस, कैन वर्ड है ये किसी चीज की ताकत के लिए आता है, जो काम आप कर सकते हो। तो कैन के बाद याद रखना कभी भी एबल टू का यूज हम लोग नहीं करते। तो या तो बोलो आई कैन नॉट कम टुमारो या आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, ठीक है ना? तो या तो आप बोलो क्या पहली चीज कि आई कैन नॉट कम टुमारो या आई एम नॉट एबल टू, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो एक रूल हमारा ये भी है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैन के बाद ये सुपरफ्लूअस होता है, ठीक है ना? सुपरफ्लूअस क्या होता है? मोर देन नेसेसरी, ठीक है? मतलब जरूरत से ज़्यादा एक सेंटेंस में यूज करना सेंटेंस का, वर्ड्स का, अननेसेसरी वो होता है। आगे की बात करें तो ये एक रूल हो गया आपका। नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या क्या कह रहा है आपका। इसके अलावा गाइस और भी देखो, और भी एग्जाम में आता है आपका। जैसे एक आपका होता है मे, माइट, मस्ट। तो किसी चीज की अगर सबसे कम संभावना होती है ना तो मे आता है। अगर किसी चीज की आधी आधी संभावना होती है, 50-50, तो हम लोग माइट का यूज कर सकते हैं। अगर पूरी प्रबल संभावना है, 100% है, तो हम उसका मस्ट बोल देते हैं, ठीक है ना? एक चीज और ध्यान रखना होगा कि मे जो है ना, जैसे कहते हैं ना इट मे रेन, इसका क्या मतलब हुआ? बारिश हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि भाई हो भी सकती है। और तो ध्यान रखना आप लोग कि मे वर्ड के बाद फिर पॉसिबल वर्ड नहीं आता या पॉसिबली वर्ड नहीं आता या लाइकली वर्ड भी नहीं आता। क्लियर है बात ये? जैसे कि एग्जाम में यही आता है, इसका तो खैर उतना नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ही मे पॉसिबली कम टुमारो, ही मे पॉसिबली, समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर ये रूल बिना बताए मैं एग्जाम्पल पूछ लेता तो हो सकता है कि आप में से कई लोग उसको बोलते हैं कि सर सही लिखा हुआ है, बट ये सही नहीं है। मे कम टुमारो मतलब ही पॉसिबली कम टुमारो। क्लियर है बात आपको? तो एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग किस पार्ट में एरर लगाएंगे? हम लोग बी, ए पार्ट में एरर लगा देंगे, बी पार्ट में एरर लगा देंगे, सो बी मान लेना, ठीक है ना? आगे नेक्स्ट की बात करते हैं कैसे और क्या क्या आता है इस एग्जाम में। और देखो आप लोग, तीसरी चीज, नेक्स्ट चीज क्या है एग्जाम रिलेटेड? तो तीसरी चीज ये है, नेक्स्ट रूल ये है गाइज कि टू मॉडल्स कैन नॉट बी यूज एट द सेम टाइम। टू मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड एट सेम टाइम या साइमल्टेनियसली कह लो। दो मॉडल्स का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। जैसे मान लो मैं कहता हूं शी शुड मस्ट डू इट, शी शुड मस्ट डू इट, तो शायद हो सकता है कि कईयों को लगे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत ही दिक्कत है। या तो तुम बोलो कि शी शुड डू इट, है ना, कि उसे करना चाहिए, या तुम बोलो शी मस्ट डू इट, कि उसे करना ही होगा। ये सही है या ये सही है, लेकिन ये तो दो मॉडल्स का प्रयोग एक साथ हम लोग, क्लियर है बात ये? परंतु इसमें एक और ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये ट्विस्ट है कि भाई अगर दो मॉडल कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, अब इसमें नेक्स्ट रूल ये लिखने जा रहा हूं मैं कि अगर दो मॉडल्स किससे जुड़े हुए हों? कंजंक्शन से जुड़े हों। व्हाट इज कंजंक्शन? जो क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो जो अगर दो, देखो मान के चलो एंड है, एंड एक कंजंक्शन होता है गाइस,
तो इसके आगे भी मोडाल, इसके आगे पीछे भी मोडाल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि शी शुड एंड विल डू दिस जॉब। क्लियर बात। तो शुड के बाद और विल के बाद, शुड और विल दोनों मोडाल्स हैं, किससे जुड़े हुए हो, कंजंक्शन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंजंक्शन हटा दो तो दिक्कत ही दिक्कत है, एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है। अच्छा एक चीज और, शुड के बाद क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, शी शुड डू एंड विल डू दिस वर्क। कौन सा ज्यादा सही लग रहा है आपको इसमें, ईमानदारी से बताना, आपको सब पता है। अच्छा हु का यूज किया, हाँ 2 बार किया है। हाँ शुड एक मोडाल है, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैंने डू यूज किया। विल भी एक मोडाल है, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं इसकी चर्चा तो अभी कर रहे हैं। अच्छा आपको मैं बताऊं, मैं कल लास्ट क्लास में मैंने इंग्लिश की खूब तारीफ की थी ना, जब हमने चैप्टर शुरू किया था। मैंने कहा था वही लोग इंग्लिश की बुराई करते हैं जिनको मम्मी और मम्मी में डिफरेंस ही पता नहीं होता, तो फिर ये वही लोग हैं जो पापा और पापी में भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। ऐसा कुछ चर्चा की थी हमने। भाषा पे उंगली तभी उठाई जाए जब भाषा का ज्ञान हो, है ना। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको उंगली, और भाषा अपने आप में इतनी महान है कि आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते, है ना। मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी कम है, एसबीआई का पेपर मेरे दिमाग में घूम रहा है, एसबीआई वालों ने शोषण कर लिया मेरा। और तुम्हें नहीं पता कैसे दिया मैंने, एक बंदा इधर खड़ा है एसबीआई का, एक बंदा इधर खड़ा है और वो झांक रहा है मेरे पीसी में कि मैं ब्लाइंड से क्या पूछ रहा हूँ क्या बता रहा हूँ। थोड़ा ना कैसे मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 100-125 क्वेश्चन किए हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड, हाँ भी देख के ही आ रहा हूँ मैं, और इतना कॉम्प्लिकेटेड सा पेपर बना रखा था। ठीक है, वो तो पिछले वाला मुझे उम्मीद नहीं थी क्लियर कैसे हो जाए, हो गया, पता नहीं भगवान जाने। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, इंग्लिश कहती है गाइस कि मेरा कम से कम प्रयोग होना चाहिए, कम से कम। तो देखो इसके बाद भी मॉडल, इसके बाद भी V1 और उसके बाद भी V1, तो हम 2 बार इसका यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम एक ही बार करेंगे। नहीं नहीं सही नहीं है, कायदे से यही ठीक है। आप आपसी बोलचाल में कुछ बोल दो तो चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकली यही सही है कि दोनों के लिए जब एक बार आ रहा तो हम एक बार लगाएंगे। बट गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, सपोज करो 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, एग्जाम रिलेटेड है ये पॉइंट अब जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या, मान के चलो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा शी इज एंड विल डू दिस जॉब। क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? हाँ क्या दिक्कत है भाई इसमें, आप बताओ भैया, आप बोल रहे हो सही नहीं लिखा, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। क्या नहीं पता लेकिन सही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अपने इतनी हिमाकत की यही दिक्कत। और किसी को कुछ कहना है इधर से? ठीक है, मैंने ये कहा कि ये अपना काम कर रही है और करेगी, तो मैं क्या बोलूंगा मैं, शी इज डूइंग एंड विल डू हर वर्क। तो यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, लेकिन इस बार जो 2 वर्ब कनेक्ट है दोनों मोडाल्स नहीं है, एक आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है और एक आपका मोडाल है। लेकिन ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये कहती है इज एम आर के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो इस बार अलग अलग यूज करना हमारी मजबूरी है, लेकिन उन दोनों में सिंगल यूज होता है इसलिए हम लोग सिंगल यूज करेंगे। तो ये सही नहीं लिखा हुआ, क्या होगा यहाँ पे, शी इज डूइंग एंड विल डू दिस वर्क। समझ में आया आपको?
तो इंग्लिश क्या कहते हैं कि मेरा कम से कम प्रयोग हो, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, वहां तो लिखोगे तो गलती हो जाएगा वो तो, इसलिए यहां तो एक बार किया, लेकिन यहां पे हमारी मजबूरी है। समझ पा रहे हो क्या? अगर मान लो इसकी जगह पे मैं कुछ और लिख देता, यहीं पे चलो मैं लिख ही देता हूं, लिख क्या देता, मान लो मैं यहां पे देता हूं कि शी हैज एंड विल डू दिस वर्क, सेम एग्जांपल देता हूं, अभी भी गलत है। कंजंक्शन एंड है, हैव के बाद, हैज और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म आती है। तो शी हैज के बाद क्या आएगा यहाँ पे, और विल के बाद क्या आती है वर्ब की? तो ये तो ठीक लिखा, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी हैज डन, अभी तक कर रही थी और आगे भी करेगी। क्लियर है बात आपको? तो ये एग्जाम रिलेटेड है, मतलब इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक बनता है। अच्छा करें आगे बढ़े। बाकी दो मोडाल्स आते आते ये तो बड़ा कॉमन सा है, शी शुड मस्ट डू इट, कईयों को तो ऑकवर्ड भी लग रहा होगा मे बी, बट ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ आप, मोडाल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ाया? मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की एस ए एस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर थर्ड पर्सन है तो भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे मोडाल्स के बाद। दूसरी चीज क्या बताई मैंने कि अगर दो मोडाल्स एक साथ नहीं आते, अगर आएंगे तो बीच में आ जाएगा कंजंक्शन, और उनके लिए एक ही बार V1 का यूज करेंगे। कैन के बाद एबल टू नहीं आता, मे के बाद पॉसिबली या लाइकली नहीं आता, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं गाइस। कुछ ऐसे मोडाल्स बताए थे गाइस मैंने आपको, जैसे यूज टू, ऑट टू, नीड और डेयर। ये जो चार चीजें है ना गाइस, इसको सेमी मोडाल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सेमी मोडाल्स कहा जाता है। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, मतलब कभी कभी तो ये मोडाल्स का काम करता है, कभी कभी नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? इनके अंदर ड्यूल नेचर है, लेकिन कब करते हैं कब नहीं करते इस पर चर्चा करते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि मोडाल्स के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मोडाल्स के बाद गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, तीन बातें हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखाओ, 2V1 लिखाओ, V1 में एस या एस लिखाओ, तो कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है ना। और ना ही मोडाल्स के बाद कभी भी याद रखना आप लोग, कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब आता है जिसमें ज का साउंड आता है, राइट। जैसे कि हैज, जैसे कि इज, जैसे कि वॉज, जैसे कि डज, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लाइक गोज, तो ये भी कभी भी यूज कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? प्योर, ठीक है ना। अब एक बात का और ध्यान रखना आप लोग, क्या ये सेंटेंस सही है? शी हैज टू डू इट, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? हैज नहीं आएगा तो क्या आएगा? हैव आएगा। शी हैव टू डू दिस, तो क्या आएगा बताओ? अच्छा मान के चलो इनने कोई बदतमीजी कर दी क्लास में, और मैंने कहा भाई इसके लिए तो पनिशमेंट मिलेगी, तो मैंने कहा यू विल हैव टू पे फॉर दिस, शी हैज टू पे फॉर दिस, शी हैज टू डू दिस। मान लो होमवर्क दे दिया नहीं किया और कह रही मैं नहीं करूंगा, मैंने कहा शी हैज टू डू दिस। हैज टू, हैव टू जो है ये बाध्यता को दर्शाता है। हाँ हाँ, हैज टू हैव टू के बाद क्या अगर लगा दिया तो क्या होगा? बाउंडेशन है, करना ही पड़ेगा। ये मतलब कि वो हो जाएगा आपका मस्ट की तरह, मस्ट की तरह, ठीक है ना। बाउंडेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शी के साथ तो हैज टू आ गया, लेकिन एग्जाम में इसको सजा के लिख देंगे। कैसे? जिया बताएगी सही है कि नहीं है। शी विल हैज टू डू दिस, डू इट। क्या ये सही लिखा हुआ है? कोई और नहीं बताएगा प्लीज। पानी की बोतल दो यार, खत्म है, रहने दो, मत दो। नो आइडिया।
बोलो सर। इस क्लास की आखिरी उम्मीद हो तुम। सही लग रहा है? सही लग रहा है? अभी तो पढ़ाया ऊपर मैंने कि भाई मोडाल्स के बाद ऐसा हेल्पिंग वर्ब आज चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर ये ना होता तो ये सही होता, मगर ये है तो वो काम खराब करेगा ही करेगा। क्लियर है बात आपको? तो अब होगा कि शी विल हैव टू डू दिस, अब तो करना पड़ेगा। अभी भविष्य की बात कर रहा हूँ, और अब भविष्य की भले ही बात करो लेकिन सब्जेक्ट कुछ भी हो इसके साथ आता हैज है, लेकिन जब विल आ गया मोडाल आ गया तो हैज नहीं आया, क्या आएगा? कोई भी पर्सन हो हैव आएगा। आगे बढ़ जाए। और गाइस ये वाला तो बता दो मुझे, शी शुड टू डू इट, इन्होंने बोला था ना कि हैज की जगह पे शुड कर लो। अच्छा हाँ, तो देखो मैंने कर दिया। अब बताओ इनकी एडवाइस एडवाइजेबल है कि नहीं है? कहाँ कल कहाँ थे बाजी? शी शुड टू डू इट। कमाल कर दिया तुमने। मोडाल्स के बाद टू नहीं आएगा गाइस, सिंपल सी बात है। शी शुड डू इट, है ना? यही तो पढ़ रहे हैं बार बार, तो फिर भी नहीं बता पा रहे हो आप लोग, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अभी तो बताया मैंने, ऊपर लिखा हुआ आपके सामने, दोबारा लिखा, बल्कि पीछे भी लिख दिया, दोबारा भी लिखा, मैं सोचा अब बता दोगे। ठीक है आगे बढ़े। अब तो क्लियर है कंसेप्ट? क्या? क्योंकि टू प्लस V1 नहीं आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मोडाल के बाद मैंने क्या कहा, केवल क्या आती है वर्ब की? हाँ तो टू काट दो, खाली लो, मैंने पूरा काट के डू लिख दिया है, आप खाली टू काट दो तो भी मैटर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ जाए। अब बात करते गए, ध्यान सुनना आप लोग, मैं ये कह रहा था गई, किसी मोडाल के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, लेकिन दो मोडाल ऐसे हैं गाइस, कौन से? एक यूज टू और एक ऑट टू। इनके बाद तो भगवान ने जन्मजात टू लगा रखा है ना? अच्छा एक बात बताओ, आई वॉज, या ऐसे कर लेता हूं मैं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कोई इसका मतलब बताएगा भाई? ऐसा काम जो करते थे पर अब नहीं कर दिया, यही तो होता है। तो क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? मैं एग्जाम वाले पता नहीं कैसे हमसे बियॉन्ड सोचते हैं, तो खाली दिमाग, खाली उनको सैलरी इस बात की मिल रही है कि टीचर ने पढ़ा दिया, अब उसको तंग करना है। ठीक है ना? तो मैंने बच्चों को पढ़ा दिया कि यूज टू ऐसा ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि यूज टू होता है ना कि यूज टू होता है। एक एरर देखा मैंने एग्जाम में, ऐसा नहीं होता गाइस, क्या होता है? हमेशा ऐसा ही होता है, ये आया था एग्जाम में। समझ पा रहे हो उस चीज को? तो एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा, एक एक शब्द पे, एक एक कदम पे। ठीक है ना? एग्जाम में तुम क्या बताओ, तुम सोचो। अच्छा एक चीज और, ये यूज टू किसको बताता है? पास्ट हैबिट को। ठीक है ना, कि ऐसा कोई काम जो आप पहले करते थे और अब नहीं करते। आई यूज टू ड्राइव अ कार, हाँ पास्ट हैबिट को, यस, करता था और अब नहीं करता, है ना? लेकिन गाइज अगर इसके साथ तुमने प्राइमरी ऑक्सिलरी लगा लिया, यानी कि आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट, अच्छा टू के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की, तो लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये मोडाल है ना? और मैंने कहा मोडाल के बाद टू V1 नहीं आता, तो ये इसी के साथ एक्चुअली ये पूरा ही मोडाल है, उसके बाद ये V1 है। अगर मैं पे ही लिखता ना, ही यूज टू प्लेस नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या ये ठीक लिखा हुआ है क्या? अब प्लेइंग हो जाएगा, प्ले नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज एम आर के बाद क्या आ जाता है आपका? करता था और अभी भी कर रहा हूं, है ना? खेलता था और अभी भी खेल रहा हूं। तो अब यहाँ पे आईएनजी का यूज भी करेंगे जब प्राइमरी वर्ब आ जाएगा। क्लियर है आपको बात? तो खाली यूज टू आ गया। अच्छा ऑट टू क्या होता है गाइस? ऑट टू का मतलब होता है शुड। ऑट टू का मतलब क्या होता है? शुड। जैसे मैंने इनको कहा कि यू ऑट टू टेक मेडिसिन, बोले तो यू शुड टेक मेडिसिन। क्लियर है बात आपको? नहीं 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 नहीं,
हाँ आप कर देखो, सुनो, कोई ऐसा काम जो आपने करके छोड़ दिया तो आई यूज टू यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था तो आई वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट भी हो सकता है। मतलब इज एम आर वॉज वर कुछ भी लगा सकते हो। अगर इज एम आर लगाया है तो प्रेजेंट में भी चल रहा है, वॉज वर लगाया तो पास्ट में चल रहा था, राइट। हाँ आईएनजी तो लगे, इज एम आर वॉज वर के साथ आईएनजी लगती है तो आईएनजी तो लगेगी लगेगी। लेकिन अगर वॉज वर आ गया तो पास्ट का हो जाएगा, इज एम आर हो गया तो प्रेजेंट का हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो पास्ट की हैबिट जो आदत थी वो चली गई। अब आगे बढ़े तो यूज टू जो होता है वो किसको बताता है? आपको पास्ट की हैबिट को बताता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको गाइस पता है क्या, यूज टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन बी यूज टू गाइस क्या बोलते हैं इसको? बी यूज टू के बाद क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये जो है। अब ये बी क्या है? तो आपको पता है कि इस इंग्लिश में ना किसी ज़माने में वो जो मैंने डायग्राम बनाया था वर्ब का लास्ट क्लास में कि प्राइमरी वर्ब्स, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब्स से बना प्राइमरी वर्ब्स मोडाल्स, ये इससे बनाया ना मैंने। तो प्राइमरी वर्ब्स को बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं तो उसको? बी, बी ई, बी फॉर्म ऑफ। मतलब इज एम आर के इन्वेंशन से पहले हम लोग बी का यूज करते थे, वही बी जो कभी कभी बीइंग हो जाता है और कभी कभी बीन हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि इज, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना आप लोग, कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है मित्रों? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिमिलरली मैं आपसे पूछूं इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। एम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? और थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो ये जो बीन निकल के आ रहा है ना, उसका कारण क्या है? यही बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। इज एम आर को ही क्या कहा जाता था पहले? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब मैंने जब डायग्राम बनाया था मैंने लास्ट क्लास में वर्ब का, तो मैंने लिखा था ना स्टैटिक, डायनामिक, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो उसी में आपको मैं बताऊंगा आगे भी कैसे कैसे और क्या क्या आता है। ठीक है जी। हाँ बीइंग का यूज होता है, ये इसकी थर्ड फॉर्म लिखी है। वो इज एम आर के साथ बीइंग का यूज होता है, वो एक अलग है कि इट इज बीइंग क्लीन बाय मी। हाँ इसकी थर्ड फॉर्म बीन है। कोई पूछा कि इसकी क्या है? अच्छा तो हैज की क्या होती है गाइस? सेकंड फॉर्म हैड होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। हैव की भी सेकंड फॉर्म सेम ही रहती है। ठीक है ना, ये चीज है। खैर इतना भी वो देने की जरूरत नहीं है, खाली यूज टू आ गया तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बी यूज टू आ गया यानी इज एम आर वॉज वर आ गया तो फिर आईएनजी। क्लियर है बात आपको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं गाइस, दो और वर्ड है। नीड और डेयर तो बता दिया, दो और वर्ड है गाइस जिनका एक वर्ड हमारा नीड और एक वर्ड हमारा, नीड का मतलब क्या होता है और डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। जर्नली यही मतलब होते हैं गाइस इनके। नहीं खाली नीड की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं, ये बताओ कैसा लिखा हुआ है? ही नीड अ कार या ही नीड्स अ कार? कौन सा सही है मित्रों? बताओ कौन सा सही है? दूसरा वाला बिल्कुल सही बात है, क्योंकि थर्ड पर्सन ऐसा लगता है तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला। तो ये आम जिंदगी नीड की, मतलब नीड अगर सिंपल ही आ गया तो नॉर्मल ही बिहेव करेगा। लेकिन कभी कभी नीड और डेयर मोडाल बन जाते हैं। कभी कभी नीड और डेयर क्या बन जाते हैं? तो कब मोडाल बन जाते हैं? ध्यान से सुनना आप लोग। जब नीड, ध्यान से सुनना आप लोग गाइज, जब क्या बोला मैंने? जब नीड और डेयर के बाद, जब नीड और डेयर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो? नॉट का प्रयोग हुआ हो, नॉट का यूज हुआ हो, तो वे क्या बन जाते हैं? मोडाल्स बन जाते हैं। और तुम्हें पता है कि मोडाल्स का तो अपना प्रोटोकॉल होता है ना भैया, कि मोडाल बन जाएंगे तो उनके बाद क्या है कि हमेशा वर्ब की, उनमें कभी भी है एस वाला वर्ब नहीं लगेगा।
नीड्स नहीं हो सकता। जैसे कि अब मैं यही सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, ही नीड्स नॉट अ कार। क्या अब ये सेंटेंस सही है? अब सही नहीं है, क्योंकि नीड के बाद क्या आ गया अब यहाँ पे, तो ये मोडाल हो गया। और जब ये मोडाल हो गया है तो हम नीड्स का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? ही नीड नॉट अ कार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब ये मोडाल हो जाएंगे तो पूरा मोडाल वाला बिहेवियर करेंगे। क्या करेंगे? ना तो इनमें एस लगेगा, ना इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो नहीं आएगी, है ना? जैसे आई विल, है ना, इस सेंस में अगर आता है तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी क्या क्या होता है इसमें? शी डेयर नॉट टू डू इट। एक और एग्जांपल देखो आप लोग, मैंने कहा शी डेयर्स नॉट टू डू इट। क्या ये मोडाल्स है? अगर ये मोडाल्स है, क्योंकि डेयर के बाद क्या रहा है? नॉट। तो जब ये मोडाल है तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट तो एस नहीं लगेगा, तो डेयर नॉट ही रहेगा, और टू भी नहीं आएगा। क्या आएगा? केवल ही डेयर नॉट डू इट हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो स्थिति ये है, ठीक है ना, ये एग्जाम रिलेटेड है। आगे की एक और स्थिति में गाइस ये मोडाल होते हैं, अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो और सब्जेक्ट से पहले नीड और डेयर का प्रयोग हुआ हो। ठीक है ना, ये सेकंड सिचुएशन है गाइस, ध्यान से सुनना आप लोग, मोडाल्स होने की। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और नीड और डेयर का प्रयोग, नीड और डेयर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हुआ हो, तो वे मोडाल्स होते हैं। कैसे? इसमें नॉट की स्थिति नहीं है गाइस। जैसे मान लो मैंने कहा डेयर्स ही टू बाय अ कार्स, डेयर्स ही टू बाय अ कार। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो मैंने कहा कि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नीड है डेयर से हो जाए तो ये मोडाल की तरह काम करेगा, और जब ये मोडाल की तरह काम करेगा तो हम डेयर्स का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे हम लोग? डेयर का, प्लस टू V1 का यूज नहीं करेंगे, केवल यूज करेंगे हम लोग V1 का। या जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा नीड्स शी टू डू इट, क्या उसको ये करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीड शी डू इट, ऐसा। क्लियर है आपको? तो क्या क्या हमने पढ़ा? मोडाल्स के बाद क्या आता है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि टू प्लस V1, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी या सबसे ज्यादा एरर पूछा जाता है इसका। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आउट टू और यूज टू का केस अलग है, उसमें टू जन्मजात लगा हुआ, उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वो मोडाल मानेंगे। और आउट टू जो होता है वो पास्ट हैबिट को बताता है जो नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ इज एम आर वॉज वर लग जाए, बी यूज टू हो जाए, एक तो और यूज टू नहीं होता, यूज टू होता है ना, ईडी लगता है उसमें, खाली यूज टू नहीं होता, ये भी एग्जाम में आ गया है। ठीक है ना, तो बी यूज टू हो गया तो आईएनजी आएगा फिर, तो चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो। ठीक है ना, आगे की बात। तीसरी चीज ये वाली नीड और डेयर वाली, कि नीड और डेयर को अगर नॉट लगा है तो वो मोडाल होगा, और नॉट नहीं लगा तो वो मोडाल नहीं होगा। और चौथी चीज ये वाली, क्या नीड और डेयर से अगर इंटरोगेटिव बना है तो वो मोडाल हो जाएगा। क्लियर है? देखो एग्जाम में ना कुछ चीजें आई हुई हैं, आप बताना सही है कि नहीं है। ही डैश टू डू इट, बताइए। आधी कटोरी चावल और आधी कटोरी दाल है, 3 रोटी और बना दूं आपके लिए, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं है और मम्मी का कॉल आया था कि कल की पार्टी में मटर पनीर
की सब्जी है, हलवा तो ले लो, खाओगे कहाँ? पहले वाले में क्या नीड्स आ जाएगा, क्योंकि नॉट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मोडाल नहीं है, जब मोडाल नहीं है तो एस लगेगा। लेकिन दूसरे वाले में नॉट है तो मोडाल है तो एस नहीं लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। कुछ और भी लिखवाया था मैंने लिखवाया था शुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड, कभी कभी कुछ चीज़ें ना मैं पढ़ाने में स्किप कर देता हूँ, लेकिन जब जब मैं उसको एग्जाम में देखता हूँ तो फिर मेरे को रिग्रेट होता है कि भाई कुछ भी स्किप मत करो। आज मैं कल मैं एक ऑल इंडिया रैंक 22 एसएससी सीजल 2024 का रिजल्ट का एक टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था। उसने कहा कि गवर्नमेंट जॉब का तो सिलेबस इतना बड़ा कि कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया। ये बात सच है। कितना पढ़ोगे तुम, कितनी तुम्हारी हैसियत है? कम पढ़ के नौकरी ले लेनी है हमको, सिलेबस खत्म करने में आओगे तो तुम ही खत्म हो जाओगे। ये सिलेबस खत्म होने वाला नहीं है, इतना ईमानदारी वाला सिलेबस। आओ पढ़ो, स्टैटिक जीके के 56 टॉपिक हैं, है ना। मैं अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाऊँ मैंने जीएस तब जाके कंप्लीट हो, उसमें आपको फिर पॉलिटी पढ़ाऊँ, हिस्ट्री पढ़ाऊँ, ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, बायो पढ़ाऊँ, फिजिक्स पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, 60 सब्जेक्ट यही हो गए हमारे, पढ़ लो, है ना। तो कम से कम में जितना बढ़िया आउटपुट निकला हमें निकालना, बात सही लगी मुझे इसकी। फिलहाल इसकी बात करते हैं हम लोग, कुड शुड हैव माइट की बात करते हैं। मान के चलो नैतिक भैया के क्लास में आज आना था और वो नहीं आए। मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्लास में क्यों नहीं आए, तो इन्होंने कहा कि सर मेरे दूर की चाची की, नानी की, मौसी की, काकी बीमार पड़ गई, इसलिए मैं नहीं आया। जबकि एट द सेम टाइम मैंने उनको कल पनवाड़ी की दुकान पे देखा था। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? सेम टाइम पे पनवाड़ी की दुकान पे सहनाई खा रहे होंगे मे भी ठीक है ना, क्योंकि शरीफ लड़का है क्या ठीक है। अब इसकी बेईमानी तो पकड़ ली हमने कि भाई ये क्लास में नहीं आया और बहाना भी मार रहा है। तो मैंने इसको कहा कि यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, पर तुमने, जब मैं इसको यूं बोल दूंगा ना यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, इसका मतलब यही है कि करनी चाहिए थी और नहीं की। लेकिन कहीं नहीं का लिया मैंने नॉट तो यूज करा ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को आप लोग? तो ये ऐसे शब्द है कि कोई काम करना चाहिए था, ताकत तो थी, कर तो सकते थे, लेकिन नहीं किया, उसके लिए आता है ये। क्लियर है बात आपको? अब मान के चलो नैतिक की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, और आपको पता है कि जब भाई की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो बहनों के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, इस देश की परंपरा चलती है, ये बात सत्य है, ये बात ठीक है ना। तो मान के चलो नैतिक दिल्ली पुलिस में लग जाता है, और फिर और ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी यही है। तो मान लो बढ़िया सा रिश्ता आया, शादी वादी हो गई, नैतिक ने मुझे इनवाइट किया, पूरे बैच को इवन दो इनवाइट किया, ठीक है ना, ठीक है, ग्रैंड विटारा पीरा गड़ी चलो आ जाओ, पूरे बैच को इनवाइट किया, और हम लोग, मान लो मैं नहीं गया, और 2 महीने बाद नैतिक मुझे रोड पे मिला, तो पूछा सर आप आए नहीं? तो मैंने कहा भाई मेरी भी चाची की, मौसी की, नानी की, काकी दूर वाली बीमार हो गई थी, मैं भी नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो इसने कहा सर आप आ सकते थे लेकिन आप आए नहीं, तो ये बोलेगा यू कुड हैव अटेंडेड द पार्टी, आप कर सकते थे लेकिन आपने। आपको पता कि इस कॉलेज में, जब मैं कॉलेज में था ना, और कॉलेज में जब मैच होता था क्रिकेट का, मेरे लिए लड़ाई होती थी, ये बंदा हमारी टीम से नहीं खेलेगा, इतना घटिया खेलता था मैं, ठीक है ना। तो जैसे तैसे भाई खेल लिया जब उस दिन, हाँ मेरा बैट है तो मैं तो खेलूंगा ही ना ठीक है, तो खेल लिया, उन्होंने मुझे बाउंड्री पे लगा दिया, बॉल आई और पास होके निकल गई, मैं रोक ही नहीं पाया समझ पा रहे हो आप लोग? तो जो प्रवचन तो मिले ही, अलग की बात है वो तो, लेकिन उसके अलावा क्या बोल सकता है कि यू कुड हैव स्टॉप द बॉल, मतलब आप रोक सकते थे लेकिन आपने। समझ पा रहे हो इन शब्दों का मतलब? और हम ये शब्द पहले भी तो कर चुके हैं कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव एम्प्लॉयड द यूथ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कर देता, किया तो नहीं ना, है ना। तो ये वर्ड किसके लिए आते हैं कि कोई काम कर सकते थे पर, ठीक है ना,
कोई काम कर सकते थे पर नहीं किया, इसके लिए आता है। मतलब ताकत तो थी पर नहीं किया। इसमें माइट संभावना के लिए, शुड सलाह के लिए, कुड आपका पॉसिबिलिटी के लिए आता है, अलग अलग यूज हो सकता है। क्लियर है आपको बात ये? तो इसमें आप ज्यादा एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। ये भी एग्जाम में आया हुआ है यार, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और जो मैं आपको अभी, तो मैंने आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के और क्वेश्चन भेजे ही नहीं शायद, अभी भेजूंगा आपको 300 क्वेश्चन का एक वो भेजूंगा मैं आपको असाइनमेंट, ठीक है ना? अरे तुम लोग पढ़ो, इस इंस्टीट्यूट से ले लेके दूसरे इंस्टीट्यूट वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आप करना ऐसे, वर्ब का जब भेजूंगा तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? आगे की बात करें, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते गए हम लोग मेन, अरे ठीक है, अब हम बात करते गए मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब पे आते हैं अब हम लोग, किस पे आते हैं? भाई पानी भर लो यार थोड़ा प्लीज, ध्यान से सुनना गाइस। मेन वर्ब तो मैंने बहुत सारे लिखवाए थे आपको, स्टैटिक, डायनामिक, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर। तो एक एक करके सबको आप समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं गाइस एक स्टैटिक वर्ब की, और एक बात करते हैं हम लोग डायनामिक वर्ब की। स्टैटिक और डायनामिक की। अब स्टैटिक डायनामिक में क्या डिफरेंसेस हैं? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? पी लो पी लो पी लो पी लो। स्टैटिक और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब नहीं पता? जो स्थिर रहता है गाइस। और डायनेमिक मतलब क्या होता है? जो गतिशील रहता है ना? तो स्टैटिक वर्ब वो होता है जो स्थिर रहता है, और डायनेमिक वर्ब वो रहता है जो गतिशील रहता है। अब आओ जरा देखो, ध्यान से सुनना आप लोग। अवस्था स्ट्रक्चर को बताता है। ये जो है ना गाइस, ये जो है ना, ये अवस्था यानी कि स्ट्रक्चर को बताता है। हाँ, और ये जो है आपका, ये एक्शन को दर्शाता है। ठीक है? इसमें ना एक दो चीजें और होती हैं गैस, क्या? इसमें ना आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ये आईएनजी का यूज नहीं होता इसमें। और क्या क्या होता है आपका? और इसमें ये होता है कि इसमें ना लिंकिंग वर्ब, इसको स्टैटिक वर्ब को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज लिंकिंग वर्ब। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अभी और क्लैरिटी दे दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना? अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। चलो देखो, ध्यान सुनना। जैसे मान के चलो मैंने इसमें कहा कि आई वॉज इल, ठीक है ना? आई वॉज इल, मैंने बोला आई हैव अ कार, मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर। लास्ट क्लास का याद है ना मित्रों? अब किसी सेंटेंस में एटलीस्ट कितने वर्ब हो सकते हैं? एक, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस 2013, इसमें हैव भी है, बीन भी है, टीचिंग भी है, ठीक है ना? मैंने कहा एक सेंटेंस में एटलीस्ट एक वर्ब तो होगा ही होगा, और अगर अकेला वही है तो वो मेन वर्ब होगा, इसलिए ये मेन वर्ब की कैटेगरी में आ गया है। यहाँ पे ये वॉज है। लेकिन अगर मैं यूं बोल दूं कि आई वॉज प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब। और ये क्या बन जाएगा? अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स हैं तो ये चुपचाप हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, बाकी एक्शन वर्ड हमारा। और ये अवस्था कोई तो बता रहा है कि मैं बीमार हूं, मेरे पास एक कार है, मैं एक डॉक्टर हूं, है ना? नो एक्शन, है ना? वो चीज है।
आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। आई हैव लंच एट 1 PM। दूसरा, ही टीचेस इंग्लिश। तीसरा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है ना। तो इसमें एक्शन को बता रहा है, तो ये सारा का सारा क्या है आपका डायनामिक हो जाएगा। जो एक्शन नहीं बता रहा, अवस्था बता रहा, वो क्या जाएगा आपका। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं गाइज। अगला देखो, अगला क्या हमारा, अगला वर्ड है हमारा गाइज, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के बारे में। ठीक है ना। और मेन वर्ब को हाँ हैड लगा लो या हैव लगा लो, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो पास्ट के बारे में बताए। अगर मान लो कोई चीज़ होने वाली है, आई हैव लंच एट 1 PM, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैड लंच एट 1 PM, बोलोगे तो हो चुका है फिर तो। ठीक है ना। और मैंने कहा ऐसा कोई बाउंडेड वर्ड नहीं है जो पास्ट के बारे में बताए, जैसे यस्टरडे या गो वगैरह, तो फिर हम पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे। हाँ मैं ये कहता मेन वर्ब में गाइस, अब मेन वर्ब में ना दो हिस्सों में कैटेगराइज होगा आपका ये। एक होगा ट्रांजिटिव, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या क्या होते हैं ये भी देख लो आप लोग। तो गाइस ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जिसे क्या हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, प्रेपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। ठीक है ना। जैसे अगर मान के चलो आपके सामने एक सेंटेंस दे दूं कि मैंने लिखा कि आई कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड, तो क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल है? या मैंने बोला आई किल्ड, तो देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कंप्लीट किया यहां पे तो लिखा ही नहीं है। तो जो कंप्लीट किया ये वहां पे होना चाहिए ना कि आई कंप्लीटेड व्हाट। तो इसको एक चीज की जरूरत है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, यानी बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, है ना, या आई कंप्लीटेड द वर्क। समझ पा रहे हो? आई किल्ड व्हाट, मैंने क्या मारा भाई, पूरा करने की जरूरत है इसको। तो आई किल्ड, मान के चलो मैंने लिख दिया कि आई किल्ड अ लायन। तो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको याद करने का मैंने क्या तरीका बना रखा है वो ध्यान से सुना आप लोग। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने ऑब्जेक्ट पे प्रभाव डाले, कि मैंने किसको मारा, शेर को, है ना। तो क्या ऑब्जेक्ट पे मेरे मारने से शेर क्या हो गया, मर गया, तो उस पर प्रभाव पड़ा, है ना। तो जो अपने ऑब्जेक्ट पे प्रभाव डाले वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अच्छा, ऑरेंज वाली बस में कभी ट्रैवल किया आपने? उसका नाम, उस पर टिकट पे क्या लिखा रहता है? दिल्ली ट्रांजिट सर्विसेज, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। तो उसी ट्रांजिट से अब याद रखो ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि उसके होने से उद्देश्य पे प्रभाव पड़ रहा है, उद्देश्य हम, क्योंकि वो हमारे डेस्टिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर कब फुलफिल करा रहा है। समझ पा रहे हो लोग? बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद कर लो। टीवी के होने से हम पे प्रभाव पड़ेगा, ट्रांजिटिव वर्ब बोले तो क्या, टीवी, है ना। और टीवी से हम पे प्रभाव चाहिए, टीवी का हम पे प्रभाव होता है, यानी इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। भाई टीवी चला दिया आपने तो देखने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, लेकिन बस इतना याद कर लो कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट की बात
लेकिन गाइस इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। जैसे कि मैंने बोल दिया बर्ड्स फ्लाई, क्या बोल दिया मैंने, बर्ड्स, और सेंटेंस खत्म कर दिया मैंने, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, बात खत्म है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना वाला, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्यों मैंने बोला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन में भी आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो मैंने आपको पूछा, आपसे मैंने कहा कि शी रैन अवे डैश हिम, है ना, कि वो भाग गई, फॉर एग्जाम्पल वो भाग गई। शी रैन अवे, क्या 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 लिखूं यहाँ पे, विद हिम, यही तो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये खत्म था, इसका मतलब ये पूरा सेंस दे रहा था। यानी रैन अवे भी क्या हमारा इंट्रांसिटिव, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट और ये क्या हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। बात समझ आ रही है आपको, इसको ऑब्जेक्ट की, वो भाग गई, ये भी तो सेंस दे रहा है, पूरा मतलब हो गया, कहीं भी भगे, समझ पा रहे हो चीज को आप लोग। लेकिन अगर तुमने इसको ऑब्जेक्ट दिया है, मैंने कहा ना, इसको तुमने एक अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो वो ऑब्जेक्ट देने से पहले एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो आपने क्या फिल किया, विद, आपने क्या फिल किया कि वो उसके साथ भाग गई। मेरी बात पहुंच पा रही है क्या। मैंने कहा इंट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तुमने वर्ब लगाया है, तो तुम्हें एक प्रेपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। बर्ड्स फ्लाई, आगे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की। अब जबरदस्ती तुम कुछ लिखना चाहते हो तो लिखोगे क्या, डैश स्काई, इन तो प्रेपोजिशन तो आएगा आएगा, बिना प्रेपोजिशन के तो इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत, अगर तुमने लगाया तो एक प्रेपोजिशन आएगा आएगा। लेकिन क्या आएगा, तुमने तो बड़े मजे में भर दिया कि वो उसके साथ भाग गई, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना कि वो उसके साथ भाग गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शी रन अवे आफ्टर हिम, कि वो उसके बाद भागी, पहले वो भागा फिर वो भागी, ये भी तो हो सकता है। या शी रन बिफोर हिम, वो उसके पहले भाग गई, वो बेचारा इंतजार करता रहा और वो कहीं और भाग गई, ऐसा भी हो सकता है। या शी रन ओवर हिम, वो उसको कुचल के भाग गई, मोटी तगड़ी होगी भाई, उसको कुचल के धांग के भाग गए उसको पूरा। बात समझ आपको। तो जहां पे इंट्रांसिटिव वर्ब आप जबरदस्ती जहां पे ऑब्जेक्ट दोगे और जहां पे प्रेपोजिशन लगाओगे, वहां पे अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग प्रेपोजिशन आता है। फिक्स प्रेपोजिशन जैसी कोई चीज यहां पे नहीं होती है, होती है लेकिन यहां नहीं होती है। आपने विद भरा, एग्जाम में आगे आपने विद भर दिया, आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में तो क्लोज टेस्ट आता है, तो क्लोज टेस्ट में तुमने बैकग्राउंड में पढ़ा ही नहीं, स्टोरी कहना क्या चाहता था, स्टोरी में ये कहना चाहता था कि वो उसके बाद भागी, तो आफ्टर लगाऊंगा विद थोड़ी लगाऊंगा, तुम्हारा दिमाग कहां था कि तुमने वही सोचा खाली। ये तो आपकी समस्या है कि आपने केवल वही सोचा कि वो उसके साथ भाग गई, उसके लिए एग्जामिनर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ रहे हो। तो इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अगर ऑब्जेक्ट दोगे तो एक प्रेपोजिशन, लेकिन कौन सा प्रेपोजिशन आएगा ये हम नहीं बता सकते, ये कंटेक्स्ट बताएगा, हम पढ़ के बताएंगे, हम ऐसे नहीं बता सकते। यही प्रॉब्लम एग्जाम में होती है कि आपके सामने आया और आपने फिल कर दिया, फिर वो गलत हो जाता है। बात समझ आई आपको। ये कहानी है ट्रांसलेटिव इंट्रांसिटिव की, तो ये यहाँ नहीं, प्रेपोजिशन में भी आएगा आपको। लेकिन याद रखना, टीवी को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसलेटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांसिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और अगर लगाया तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। इतनी सी बात है। आगे बढ़ जाए, आ जाओ। अब इसी में गाइस अगर मैं ऐसे बोल दूं आपको कि राम केम, क्या बोला मैंने, राम, तो ये पूरा मीनिंग दे रहा है कि राम आया था, बात खत्म होगी। अब यहां पे तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो, मान के चलो मैंने यहाँ पे सीता लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या ये कोई सेंस दे रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा है। तुम यहां लिख करके भी इसको जोड़ नहीं पा रहे हो, इसका जुड़ाव है ही नहीं। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, तो राम केम
हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल विद से काम चला लो, बाकी आफ्टर बिफोर तो आप समझ गए ना, आफ्टर भी आ सकता है कि राम केम आफ्टर, विद, बिफोर, कुछ भी आ सकता है। समझ पा रहे हो, जहाँ पे एक प्रेपोजिशन आएगा वहां पे कई प्रेपोजिशन आ सकता है, हम आंख बंद करके यूज नहीं करेंगे, ठीक है। करें आगे बढ़े। नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, अरे मैंने तो बना रखा था, हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब बात करते हैं गाइस हम लोग फाइनाइट की और नॉन फाइनाइट की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट, ये क्या होते हैं, आओ देखो सुनो। देखो गाइस, फाइनाइट वो ऐसे वर्ब जो अपने ना सब्जेक्ट, टेंस और पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ऐसे वर्ब्स जो अपने टेंस, पर्सन, नंबर्स, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो वर्ब चेंज नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस एक्सेट्रा, टेंस एक्सेट्रा के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। इसमें गाइस तीन चीजें आती हैं, इसके तीन हिस्से हैं, जिरंड, पार्टिसिपल और मेन वर्ब, सॉरी जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, क्लियर है बात। तो मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, टेंशन मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। अब जैसे कि देखो ध्यान से सुना, अच्छा एक बताओ, मैंने कहा कि आई लव टीचिंग, दे लव टीचिंग, शी लव टीचिंग, सही है क्या। मैंने वो शी लव्स टीचिंग, आई लव टीचिंग, यू लव टीचिंग, दे लव टीचिंग, बट शी लव्स टीचिंग। तो पर्सन बदला तो वर्ब बदला कि नहीं बदला, पहले तो लव चल रहा था, फिर क्या हो गया, वो अचानक से वी एस आ गया, तो सब्जेक्ट बदला तो बदल गया, इसका मतलब ये जो लव वर्ड है ये क्या है, बेसिकली फाइनाइट। समझ पा रहे हो आप लोग, लेकिन टीचिंग नहीं बदला, टीचिंग 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 टीचिंग, सब्जेक्ट बदलने पे भी नहीं बदला, आई वॉज टीचिंग, शी वॉज टीचिंग, दे वर टीचिंग, अभी भी नहीं बदला, यानी टीचिंग क्या है हमारा फिर अब इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो आप लोग, तो जो सब्जेक्ट पर्सन के हिसाब से बदल जाए वो फाइनाइट, और जो ना बदले वो इनफाइनाइट। आज एक देखते हैं एग्जांपल एक आधा, जैसे मैंने कहा आई लव टीचिंग, आई लव टीचिंग, या कुछ और चेंज कर लेते हैं, टीचिंग तो कर लिया, आई लव वॉचिंग मूवीज। दूसरा मैंने कहा शी लव्स तीसरा मैंने कहा
बोलो भाई, पहले वाले में फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है? बोलो। मैंने बोला गाइस फाइनाइट वर्ब कौन सा है हमारा? तो लव जो है वो फाइनाइट वर्ड वर्ड इन तीनों में चेंज हो रहा है ना? चेंज क्या नहीं हो रहा है? वॉचिंग। तो नॉन फाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा? नॉन फाइनाइट हो जाएगा हमारा क्या? वॉचिंग वर्ड जो हो जाएगा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। इन तीनों की बात करते हैं। फाइनाइट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? वांट, है ना भाई? क्योंकि टेंस चेंज होने पे भी चेंज हो रहा है और पर्सन चेंज होने पे भी चेंज हो रहा है। और आपका ये जो आपका नॉन फाइनाइट क्या हो जाएगा हमारा? तो वो हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, टू हेल्प। ठीक है ना? टू प्लस में क्या लिखा है? हेल्प क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, तो बेसिकली ये इन्फिनेटिव ही है। तो ये जो मैंने लिखा था ना नॉन फाइनाइट के तीन रूप, जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, तो ये इन्फिनेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे जिरंड भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अब जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन फिलहाल ये इन्फिनेटिव का ही कौन सा पार्ट है ये, सॉरी ये नॉन फाइनाइट का कौन सा पार्ट है ये? इन्फिनेटिव वाला। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक रेगुलर इरेगुलर। खत्म इसलिए कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फ्रेश करेंगे, इसकी वजह से मैं आपको, ठीक है ना? अगला वर्ड हमारा गाइस रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है ना? ऐसे वर्ब गाइस जिनका V2 V3 सेम होता है उसको कहते हैं रेगुलर। ठीक है ना? रेगुलर बोला तो क्या, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर पूछता है रेगुलर पानी की मिनरल वाटर, मतलब साहब कहता है भाई जग ले आ भर के, तू इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम खाना अफोर्ड कर रहे हैं, ये होता है। ठीक है? तो रेगुलर मतलब जिसमें कोई खास परिवर्तन ना हो, कुछ स्पेशल। तो रेगुलर वर्ब वो वाले जैसे आपने कहा प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी ईडी लगा दिया बचपन में, है ना? तो ऐसे वर्ब जिनका V2 V3 सेम शक्ल का हो। एक्चुअली V1, हाँ V2 V3। तो वर्ब्स, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब्स जिनका क्या हो, V2 और V3 सेम हो, वो क्या होता है हमारा? जैसे अगर मैंने टॉक लिखा हुआ है गाइज, तो उसका V2 क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा, और V3 क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा। लेकिन गाइज ऐसे वर्ब जिनका, ध्यान सुनना आप लोग, ऐसे वर्ब जिनका क्या, जिनका वर्ब ऐसे वर्ब जिनका V2 V3 V2 V3 सेम ना हो। समझ पा रहे हो क्या? या तो सेम ना हो या बिल्कुल सेम हो। समझ पा रहे हो? मतलब ईडी भी ना लगे उसमें, मतलब कि जिनका V2 V3 सेम ना हो, या जिनका V1 V2 V3 तीनों सेम हो, ऐसा लिख लो, ये ज्यादा सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है, जैसे मैंने कहा पहला एक वर्ड लेते हैं, गो लिखा है गाइस, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? और ये क्या हो गया हमारा? तो एक इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म क्या है ना? मैंने अलग, देखो गाइस ऐसा कर लेना, ये मत लिखो, ये इससे ज्यादा सही है क्या, जिसकी तीनों वर्ब या तो सेम हो या तीनों वर्ब बिल्कुल ही सेम, ये ज्यादा शुद्ध डेफिनेशन है इसकी। ये नहीं, ये इस पे कायम रहना आप लोग, ठीक है ना? तो ये तीनों अलग हो गया तो भी रेगुलर हो गया। लेकिन मैंने बोला कट, कट और अभी भी ये इरेगुलर ही है, ठीक है ना? तो क्योंकि इसके तीनों ही क्या है, सेम है, उसके तीनों ही क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि मैंने कहा पुट, पुट और पुट, मैंने कहा हिट, हिट और, क्लियर है आपको? तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्टैटिक वर्ब, और स्टैटिक वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। स्टैटिक वर्ब का मतलब क्या होता है? जो अवस्था को बताए, है ना?
और उसमें जो प्राइमरी वर्ब्स होता है वही मेन वर्ब का काम करते हैं, इसी को स्टैटिक वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? जिसमें एक्शन वर्ड होते हैं, क्लियर सी बात है। फिर बात करते हैं गाइस आपका ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसिटिव कौन से होते हैं? जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ना, और जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उनको क्या कहते हैं हम लोग? अगर इंट्रांसिटिव वर्ब का आपने जबरदस्ती ऑब्जेक्ट दिया तो वो जबरदस्ती लिख भी दोगे तो भी वो सेंस नहीं बनाएगा। जैसे राम केम सीता, वही वाली बात हो जाएगी फिर। तो ये सेंस नहीं है। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक, और प्रेपरेशन क्या आएगा ये हम नहीं बताएंगे, कहीं कहीं पे बता सकते हैं गाइस, कहीं कहीं पे प्रेपरेशन क्या आएगा वो हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे यूं पूछता, कट द एप्पल डैश अ नाइफ, पहला ऑप्शन फ्रॉम, दूसरा ऑप्शन बाय, तीसरा ऑप्शन विद, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सही लग रहा है? बोलो मित्रों, सही लग रहे सारे? रख एक एक रख के देखो, तुम्हें सब सही लगेगा। विद सही नहीं लग रहा? हाँ तो चाकू से काट दो, है ना। बाय मतलब चाकू द्वारा काट दो, विद नहीं होगा, है ना भाई। और बाकी लोग भाई उधर से पूर्वी दिशा से कोई आवाज नहीं आ रही। Whenever use anything as an instrument, तो हम वहां पे विद का यूज करेंगे। अच्छा, सेम सेंटेंस गाइज, राइट अ लेटर डैश अ पेन, चार ऑप्शन आप बताओ। राइट अ लेटर डैश अ पेन, अब क्या आएगा इन चारों में से? अभी तो बोला मैंने, जब भी कोई चीज, अब यहाँ पे ये फिक्स मामला है। शी रैन अवे भी आ सकता है, आफ्टर भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है, लेकिन इस केस में विद ही आएगा, ठीक है ना। वेन एवर यूज एनीथिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट तो विद आता है। कोई चीज का अगर मुन्ना भाई मूवी देखिए, उसमें जब मुन्ना भाई को डॉक्टर कहता कि ले ऑपरेशन कर इसका, तो वो चाकू की तरह पकड़ लेता उसको, कहता भाई चाकू नहीं पेन है, ये पेन की तरह पकड़ना होता है। जो सीजर होता है इसे काटते हैं, उसको पेन की तरह पकड़ना होता है ना। तो कोई भी चीज जब एज एन इंस्ट्रूमेंट लिखते हो आप लोग, ठीक है ना। विद्यार्थी के हथियार क्या है? यही तो है ना। ये तो डायलॉग मिलता है ना घर वालों के, स्पेशली बिहारियों के, क्या बेटा कलम तोड़ के आना। ठीक है, आज का जमाना बदल गया बाबा, अब मॉनिटर फोड़ के आना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब आप एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो हम लोग वहां पे विद का यूज करेंगे, है ना। लेकिन ये क्लैरिटी तो प्रेपोजिशन में मिल सकती है, अभी तो नहीं है क्लियर। आपको आगे बढ़ जाए, लो व्यू आगे बढ़ जाए। तो हमने पढ़ा स्टैटिक डायनेमिक। ये ट्रांसिटिव वाला एग्जांपल मैंने, मुझे लगता है आज मैंने बढ़िया दिया कि टीवी को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये बंदे भूलते, मैं खुद भूल जाता हूँ, बंदे की क्या कहूँ, मैं कभी कभी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि टीवी को क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए ना। अननेसेसरी टीवी चलाएंगे तो बिल आएगा, है ना। कहीं और पहुंच गए क्या आप लोग? बिल आएगा, है ना। तो टीवी को चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट अगर जब से लगा तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रेगुलर जिसका V2 V3 सेम हो, इररेगुलर जिसका या तो तीनों ही सेम हो, V2 V3 नहीं, तीनों ही या तो सेम हो या तीनों ही, ये सही डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। लेकिन गाइस जब, अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट वो जो सब्जेक्ट बदले तो बदल जाए, टेंस बदले तो बदल जाए। आई प्ले द मैच, शी प्लेड द मैच, तो प्ले बदल गया ना टेंस बदलने पे, इसका मतलब वो क्या हमारा फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट क्या होता है? जो ना बदले, है ना। तो वो सारी चीजें। लेकिन इनफाइनाइट कितने टाइप के होते हैं गाइस? 3 टाइप के होते हैं। इनफाइनाइट कितने टाइप के होते हैं? जिरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, है ना। इनफाइनाइट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जिरेंड, पार्टिसिपल और
इसको अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, इतना ही फिलहाल रहने देते हैं आज के लिए, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग। नॉन फाइनाइट लिखवाया था ना मैंने, तो एक्चुअली मैंने 3 चीज़ें आपको पढ़ानी है। मैंने एक पढ़ाना मैंने जिरेंड, एक पढ़ाना मैंने आपको इन्फिनेटिव, और एक पढ़ाना मैंने आपको पार्टिसिपल, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है। अब इसको ये रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, छोड़ दो, हटाओ। काम वाम पूरे करते रहो।